आयकर छापे व सर्वे का मुख्य उद्देश्य। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है आयकर छापा एवं सर्वे और उनसे सावधानियां। आयकर छापे व सर्वे का मुख्य उद्देश्य आयकर की चोरी पकड़ना या चोरी को रोकना है। आयकर का छापा पड़ने पर का सर्वे होने का मुख्य कारण है जब भी आपको धारा 131 वन या 142 वन या कोई भी नोटिस आए, उसका विधिवत रूप से पालन नहीं करना, जवाब नहीं देना, संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं देना। दूसरा, आयकर अधिकारी को यह विश्वास हो कि एसएससी के पास 50 लाख से ऊपर की संपत्ति, अघोषित आय, ज्वेलरी आदि जो है वह कर चोरी की है। सर्वे होने का मुख्य कारण आपकी कोई भी कारण से आप अधिकारियों की नज़र में हो, जैसे आपने कोई बहुत बड़ी पार्टी की, कोई बहुत बड़ी शादी की, बहुत बड़ा खर्चा किया, तब आपका सर्वे हो सकता है। इसलिए उस समय पूरा ध्यान रखिए। आयकर सर्च एवं सर्वे में अंतर क्या होता है? आयकर की सर्च ऑफिस या घर की कोई भी प्लेस पर हो सकती है, लेकिन सर्वे जहाँ आपका बिजनेस होता है सिर्फ वहीं होगा। अगर आपका घर या आपका ऑफिस या आपकी बुक्स वहाँ पड़ी है तो ज़रूर वहाँ पहुँच सकते हैं। सर्च के दौरान आपकी बुक्स, रुपए, ज्वेलरी या कोई मूल्यवान संपत्ति जब्त की जा सकती है। सर्वे के दौरान केवल बुक्स को ही कंपाउंड किया जा सकता है। आयकर सर्वे और सर्च में तीसरा अंतर यह है कि सर्च के दौरान आपकी फिजिकल जांच भी हो सकती है। सर्वे में सामान्यतया आपकी जांच फिजिकल नहीं होती। आयकर सर्च और सर्वे में एक और अंतर है, वह है स्टेटमेंट का। धारा 132(4) में सर्च के स्टेटमेंट लिए जाते हैं, जो बहुत ही मुश्किल से उनको स्टेटमेंट को काटा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप उस स्टेटमेंट के बारे में ये कह सकते हैं कि हमारी गलतफहमी हो गई, कह सकते हैं, लेकिन आपको एविडेंस चाहिए। 131 धारा में अगर कोई नोटिस सर्वे के दौरान दिए जाते हैं स्टेटमेंट, वह 131 धारा में दिए जाते हैं। अगर वो स्टेटमेंट है तो फिर यद्यपि उसकी भी वैल्यू तो है, लेकिन फिर भी असेसिंग ऑफिसर को उसके अलावा भी कोई न कोई एविडेंस इकट्ठा करना पड़ता है। केवल सर्वे के आधार पर, सर्वे के स्टेटमेंट के आधार पर एडिशन नहीं किया जा सकता, सर्च में किया जा सकता है। जब भी आयकर का छापा पड़ता है तो उसमें अगर एक व्यक्ति निम्न बातों का ध्यान रखे तो बहुत कुछ उसका बचाव हो सकता है। सबसे पहला बात है लूज पेपर अक्सर हर इंसान की कमी होती है। वह सोचता है कि मेरे कभी न कभी काम आएंगे, वह कभी काम नहीं आते। लूज पेपर जितने भी आपके पास है वह आपको दुख ही देने वाले हैं। आपको सर्च किया सर्वे के बाद में हर उस लूज पेपर का जवाब देना पड़ेगा, और जवाब समुचित नहीं हुआ तो उसके कारण बहुत बड़ी डिमांड भी खड़ी हो सकती है। लूज पेपर में आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि रोज़ की रोज़ समझना और पेपर को फाड़ देना। अच्छा, आपके सीए या ऑडिटर को भी कह के रखें कि लूज पेपर अगर है तो उसकी जांच करें, और अपने स्टाफ, अपने घर के मेंबर, अपने फैमिली मेंबर सबको ये कह के रखें, भाई कोई तरह का लूज पेपर या मोबाइल में आपका कोई न कोई डिटेल, कोई न कोई फ़ोटो, वो आपको बाद में बहुत भारी पड़ती है। मैंने सर्च के जितने भी केसेस कराता हूँ उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम लूज पेपर, मोबाइल में या कंप्यूटर में या लैपटॉप में कोई न कोई इन्फॉर्मेशन या फ़ोटो या डिटेल आपको बड़ी दुख देती है, और जिसमें डेट लगी है वो तो बहुत ज़्यादा दुख देती है। डेट, और अगर आपने डिटेल पूरी देते हैं कई लोग, अच्छा, तो आप इस बारे में विशेष ध्यान रखें कि आपके घर पर या ऑफिस में कहीं भी लूज पेपर या मोबाइल में कोई इमेज नहीं हो। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, मोबाइल या लैपटॉप से अगर आप कोई डिलीट करते हो तो वह अनडिलीट हो सकता है, इसका विशेष ध्यान रखें। अगर आपके मोबाइल में व्हाट्सएप पर डेटा बैकअप लगा हुआ है तो चाहे आप डेटा ऑनलाइन डिलीट कर दो, लेकिन वह ऑनलाइन डिलीट का वापस रीस्टोर किया जा सकता है, उसको वापस लाया जा सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। मोबाइल में डाटा जो अपडेट होता है, बैकअप होता है, उसको नहीं होना चाहिए, या अगर हो तो आप उस बात के लिए प्रिपेयर रहें कि जब भी आपके कोई छापा या कोई सर्वे हुआ तो उसका आपको जवाब देना है। अब रही बात सेकंड नंबर
जनरली न्यूज़ पेपर और इन चीज़ों के अलावा आती है, वह है ज्वेलरी घर में पाना। ज्वेलरी अगर आपके घर में है तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। वैसे बोर्ड का एक सर्कुलर निकला हुआ है जिसमें प्रत्येक वही विवाहिता मतलब लेडीज जो शादीशुदा लेडीज है उसके लिए 500 ग्राम और बिना शादीशुदा मतलब अविवाहिता के लिए 250 ग्राम और प्रत्येक पुरुष या अविवाहित बच्चे जो है विवाहित बच्चों के लिए उसमें आपके बच्चे जो छोटे हैं उनके लिए 100 ग्राम ज्वेलरी तक नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ऊपर की ज्वेलरी में आपको पूछा जाएगा। उस समय आपके पास अगर पुराने उसके बिल है और उसका पेमेंट करने का मूड है तो फिर आपको बहुत बड़ी सेविंग हो जाती है। उसके अलावा अगर आपके पास 10 साल पुरानी कोई वैल्यूएशन रिपोर्ट है जो वहाँ मिलती है तो भी आपकी बहुत बड़ी बचत हो सकती है। अदरवाइज 10 साल के अंतर जो भी ज्वेलरी मिलेगी उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा कि अभी 10 साल हो गए, 3 साल है, अगर 50 लाख से नीचे है, सारी टोटल टैक्स की चोरी 50 लाख की प्रति ईयर की अगर नीचे है तो आपको उस साल का जवाब नहीं देना है। 50 लाख से नीचे में 3 साल के ऊपर होते हैं तो नोटिस नहीं दे सकता, लेकिन अगर 3 साल से ऊपर है 50 लाख से ज़्यादा की टैक्स की चोरी है तो फिर आप मान के चलिए कि आपको हर चीज़ का ज्वेलरी का जवाब देना है। ज्वेलरी का जवाब अगर आप ये सिद्ध कर देते हो कि मैंने तो इसको 10 साल पहले भी वैल्यूएशन करवाया है या मेरे पास परचेज का बिल है या मेरे पास पेमेंट करने का प्रूफ है तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। चौथा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने यहाँ पर अपने स्टाफ को अकाउंटेंट तो रखते ही हैं, पैसे भी देते हैं, उसको कहिए रोज़ की रोज़ अकाउंट्स लिखें, आपकी पर्सनल बुक्स भी लिखें। अक्सर कंपनी के अकाउंट्स तो डाल देता है, पर्सनल नहीं डालता है, तो रोज़ की रोज़ अकाउंट लिखे, पर्सनल भी लिखे और न्यूज़ पेपर जितने भी है वो फाड़ दे, ताकि क्या है कि बाद में कोई दिक्कत नहीं आए। पेन ड्राइव वगैरह तो मैं पहले ही बोल चुका, पेन ड्राइव मोबाइल में या लैपटॉप में कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास रहती है तो कृपया बड़े सावधान रहें, बैकअप में भी सावधान रहें, उसमें चेक करना सीख लें। अपने परिवार के घर में भी आप सबको ये बात बोलते रहें, बच्चों को घर में, और उनको चेक भी करते रहें। अगर वो चेक नहीं कराते तो कोई बात नहीं, उनको बोल दें कि भाई एक बार अच्छी तरह से चेक कर लो। यह बात आप विशेष तौर पे अगर आप बार बार करेंगे तो आगे जाके इन चीज़ों का बड़ा आनंद मिलेगा, कभी तकलीफ कम से कम होगी। मूल्यवान संपत्ति जो भी आपकी है, जैसे ज्वेलरी है या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है या कोई बहुत महंगी एंटीक है, कोई चीज़ खरीदी है या कोई भी ऐसी चीज़ जो महंगी है, उसको आपको जवाब देना पड़ेगा कि यह सामान जो खरीदा है वो कब खरीदा, चेक से खरीदा या अकाउंट से खरीदा या बिना अकाउंट्स खरीदा। इसलिए उनके सारे बिल चाहे 10 अगर आपके 10 साल पुराने हो गए, जो मैंने पहले कहा है कि 3 साल में 50 लाख से ऊपर है तो अगर आपका वो पीरियड के बाद का प्रूव कर देते हो आप तो वह नहीं पूछ सकता। 10 साल पुराना है या 50 टोटल टैक्स इवेजन 50 लाख से नीचे है तो फिर आपको नहीं पूछा जा सकता 3 साल के बाद का या 10 साल के बाद का। तो लेकिन आपको प्रूव तो करना पड़ेगा कि वो 10 साल पुराना है या 3 साल पुराना है। इसलिए आपके सारे बिलों की एक अलग फाइल बनाना सीखें। जितने भी बिल आते हैं उनको एक फाइल में डाल दें और आराम से उसके जो चेक काटा है उसका स्टेटमेंट भी, बैंक का भी स्टेटमेंट डाल दें, क्योंकि बाद में बैंक स्टेटमेंट मिलता नहीं है 8-10 साल बाद, बैंकें भी मना कर देती है। इनकम टैक्स को तो दे देगी, वो आपको नहीं देगी, बड़ी मुश्किल होगी आपको। तो आप पहले से ही उस स्टेटमेंट को फाइल में डाल दें, बैंक के में अंदर चेक देवे तो चेक डाल दें, अगर कोई रसीद है तो वो डाल दें। आयकर चुकाया है आपने कोई, आज से 20 साल पुराना आयकर भी पूछा जा सकता है कि भाई उस दिन आपकी डिमांड खड़ी हुई थी तो आपने पैसा भरा कि नहीं भरा, आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आपके पास चालान नहीं है तो आपको ब्याज समेत भरना पड़ेगा। तो इसलिए एक फाइल जिसमें आपको मैंने कहा कि सारे मूल्यवान चीज़ें रखें, दूसरी फाइल जितने भी आप टैक्स भरते हो और असेसमेंट ऑर्डर है उनको रखें, ये पक्का रखें। फिजिकल डायरी में भी रखें, फिजिकल भी रखें और ऑनलाइन भी रखें। अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं या कहीं भी डायरेक्टर हैं तो उसका भी विशेष ध्यान रखें। हो सकता है वो कंपनी आगे जाके बंद हो गई या कम हो गई या आपका इंटरेस्ट बहुत कम रह गया, आप में उसमें अब काम नहीं करते हो, लेकिन अगर किसी के छापा पड़ा, उस फर्म में कुछ नहीं हो रहा है लेकिन आप पार्टनर तो हो, या उस कंपनी में कुछ नहीं हो रहा आप उसमें डायरेक्टर तो हो,
अगर उस व्यक्ति के जो व्यक्ति आपके साथ पार्टनर था या डायरेक्टर था उसके यहाँ छापा पड़ा, तो उस कंपनी के बेस पे या उस पार्टनरशिप फर्म के बेस पे आपके ऊपर भी छापा पड़ सकता है या आपको जवाब देना पड़ सकता है। तो जब भी आपके पार्टनरशिप फर्म का काम कंप्लीट हो जाए या कंपनी के केस में डायरेक्टर का काम कंप्लीट हो जाए, तो वहाँ से इमीडिएट क्विट जाएँ, रिटायरमेंट कर लें, या डायरेक्टर हो तो वहाँ से इस्तीफा दे दें और इंश्योर करें कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज या रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में उसकी एंट्री हो गई, इनकम टैक्स में भी उसकी एंट्री हो गई। यह नितांत आवश्यक है। इसकी जिसको तकलीफ होती है वही समझ सकता है कि उसके कारण कितना नुकसान हुआ। उस कंपनी की पार्टनरशिप फर्म या कंपनी की बैलेंस शीट को भी अपने पास रखें, उसके रिटर्न भरे हुए हैं कि नहीं हर बार आप चेक करें। जब तक आप उसमें रहें तब तक चेक करें। आपके अधिकार भी, अब अपन अधिकार की बातें करते हैं, अधिकार में आप जब भी छापा पड़े हर अधिकारी से कह सकते हैं कि शुरू में आपका आई कार्ड दें, दिखाएं, और सर्च वारंट की भी आप चेक कर सकते हैं सर्च वारंट है कि नहीं। अगर आपको कोई बीमारी है और आपको अधिकार है कि आप डॉक्टर को बुला सकते हैं, दवाई ले सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता। अगर आपको मना करता तो आप कह सकते हो गलत बात है ये, तो वो मानेगा। अच्छा, आपके बच्चे स्कूल समय पर जा सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता जाने से। कुछ अब आपको कई बार क्या होता है, छापा या सर्च के दौरान वो आते हैं, टारगेट लेकर आते हैं अधिकारी। ये बहुत गलत बात है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान सरकार ने भी नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन लोगों ने भी इसके ऊपर कोई ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं लगाई। बहुत बार कमेंट्स किया जाता है, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन फिर भी यह होता है कि वह अधिकारी आपको डराता है, धमकाता है, कहता है मैं ये कर दूंगा, मैं जेल में डलवा दूंगा, मैं आपके अकाउंट्स को सीज कर लूँगा, कंपनी को ये कर दूंगा। तो घबराए नहीं, उसको स्पष्ट शब्दों में कह दें, भाई तू मुझे इतना डरा मत, मेरे जो पेपर है उसका मैं जवाब दूंगा, लेकिन आप भी घबराना बंद कर दें। घबराने से कुछ हासिल नहीं होना। अगर कोई तकलीफ है तब भी वह तकलीफ घबराने से तो और ज़्यादा बढ़नी है, घटनी नहीं है। आप शांति से समाधान नहीं सोच सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आपके होशियार सीए होंगे, वह सब चीज़ों का जवाब दे देंगे। बस आप शांति से उस स्थिति को गुजर जाने दें। उसमें मिसबिहेव करें या डांट लगाए या बहुत ज़्यादा प्रेशर डालें तो आप उनको स्पष्ट कह दें, प्लीज़ मुझे इतना प्रेशर नहीं करें। आप अगर सोचते हो कि यह उससे रिलेशन मेंटेन हो जाएंगे या आपको वो छोड़ देगा, तो यह आपकी भूल है, वो कभी नहीं होगा। उसका तो एक निश्चित रूप से टारगेट है, उस टारगेट के पॉइंट को तोड़ना आपके हाथ में ही होता है और किसी के नहीं होता। आप स्पष्ट कहना पड़ेगा, भाई रुक जा, ऐसे मत कर तू, मेरे को शांति से जवाब देने दे, शांति से मैं आपका सारा कॉपरेट करता हूँ सर्च में, तो आप भी मुझे इस तरीके से परेशान मत करो और डरो मत। जेल जाने का या ये बातें करता है, हाँ हो सकता है बहुत ज़्यादा गलतियाँ की है, चोरियाँ की है, हो सकता है, लेकिन ऐसा केस पूरे इंडिया में आज तक इतिहास निकाल के देख लें बहुत कम बार हुआ है। तो इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इतना घबरा के कोई टेंशन नहीं होता। फिर भी आप सरेंडर करना भी पड़ जाए तो सरेंडर के बाद भी होशियार सीए उस केस को जीत जाता है। कोई ऐसा डरने की बात नहीं है। जब भी आप एक बात और ध्यान रखें, अगर आपको किसी बात का जवाब मालूम नहीं है तो जल्दबाजी में जवाब नहीं दें। आप कह सकते हो मुझे याद नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा, मेरे को एक बार मेरी बुक्स देखने दें, या मैं आपको बाद में स्टेटमेंट जब होंगे या मेरा जब असेसमेंट होगा तब मैं इसका जवाब दे दूंगा, या मेरे को बुक्स देख के ही जवाब दे सकता हूँ। कितना ही प्रेशर करें, अगर आपको नहीं लगता कि आप सही बोल रहे हो तो आप नहीं बोलें, साफ साफ लिखने दें। वो कह दें कि आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप गलत बोलोगे, झूठ बोलोगे, आपको जेल हो जाएगी। और आजकल आयकर अधिकारी क्या करता है, जब स्टेटमेंट लेने बैठता है तो शुरू में बहुत सारी बातें करता है। वो एक पेज निकालता है, 2 पेज निकालता है, जिसमें लिखा होता है कि अगर आपने कोई भी स्टेटमेंट गलत दिया तो आपको जेल हो सकती है, आपको भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। और इसको वो पढ़ाता है और आपसे साइन कराता है। यह एक रूटीन प्रक्रिया है, डरने की कोई इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये बात सही है, हमें सही काम करना चाहिए, लेकिन जो हो गया उसको भी शांति से तो निपटाना पड़ेगा। घबराने से तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो टारगेट लेके आते हैं उल्टा सीधा। जैसे ये है जवाब दे रहे, आप कह दो मैं शांति से जवाब दूंगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे देखने के बाद भी किया जा सकता है। अगर आपकी कोई ज्वेलरी जब्त होती है तो नॉर्मली देखा गया है कि वो बक्से में रखते हैं तो बड़ी ठूस ठूस के रख देते हैं ताकि बक्सा कम से कम काम लें
वो सामान की गिफ्ट की जो पैकेट होता है ज्वेलरी का, वो कम से कम रखें। आप उनको कह सकते हो ढंग से रखो भाई, इसको पैकिंग अच्छी तरह से करेंगे, चाहे बड़ा बने तो बने, लेकिन आपको इन चीज़ों में बिल्कुल स्ट्रिक्टली रहना चाहिए, कहना चाहिए। क्यों, अगर आप नहीं कहोगे तो नुकसान आपका ही होना है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कहोगे तो वो आपको छोड़ देगा, आपके ऊपर आपकी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। जहाँ आपको स्टिक होना है वहाँ आपको होना चाहिए, वो आप बिल्कुल ध्यान रखिए। ज्वेलरी का जब मूल्यांकन वैल्यूएशन किया जाता है तो अगर आपकी वो ज्वेलरी नहीं है तो वहीं बोल दो, ये ज्वेलरी मेरी नहीं है, ये ज्वेलरी मेरी बेटी की है, बेटे की है, या मेरे किसी की और की है, क्यों आई है मेरे पास, इसका भी जवाब दें। या ये भी कह सकते हो कि ज्वेलरी मुझे नहीं मालूम किसकी है, मेरी तो नहीं है, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कि ये मेरे पास ज्वेलरी कैसे आई, मुझे अभी याद नहीं है। या कोई भी चीज़ के लिए आप कह सकते हो। इवन जब स्टॉक का वैल्यूएशन होता है तब भी आप ये बात स्पष्ट कह सकते हो अगर आपकी नहीं है। अगर आपको याद आता है तो आप ये भी बता दें कि किसकी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी नहीं है तो आप उसको कभी हाँ नहीं बोलें, क्योंकि आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। स्टॉक का जो वेरिफिकेशन किया जाता है तब क्या होता है, आप स्टॉक के वैल्यूएशन को चैलेंज कर सकते हो। स्टॉक का वैल्यूएशन अगर गलत रेट से हुआ है तो आप बोल सकते हो। बाद में भी आपका सीए बोल देगा, देखिए साहब मेरी तो खरीद के भी लिए है, आपने रेट मेरी गलत ली है, तो रेट को चेंज हो जा सकता है। लेकिन क्वालिटी, जैसे मान लो आपके स्टील है, मान लो 5 mm का है, ने उसने 10 mm लिख दिया और कैलकुलेशन 10 mm की कर दी, तो डबल वेट हो जाएगा। ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि भाई मेरे ये स्टॉक ये चीज़ का नहीं है, तो उसको चेंज करना बाद में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि स्टॉक तो जो चीज़ फिजिकल सामने है वो तो वहीं पे बोलना पड़ेगा। तो उसको आप स्पेशली ध्यान रखें कि क्वालिटी या प्रोडक्ट का नाम प्रॉपर ढंग से लिखें। कहीं ऐसा नहीं हो प्रॉपर नहीं लिखे तो हाईएस्ट प्रोडक्ट को मान लें और फिर आपको जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए स्पेशली इन बातों का ध्यान रखें। अगर आपके पास कोई टेली डाटा है, जो मैंने आपको कहा है, कभी टेली डाटा अपने सीए को या किसी को भी मेल से नहीं भेजें, ईमेल से नहीं भेजें। ईमेल से भेजेंगे तो उसको वो डाउनलोड करेंगे और आपने जो करेक्शन किए हैं उसको आपस में कंपेरिजन करेंगे। 5 मिनट में अफसर समझ जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट किए हैं, और जिस सीए को भेजेंगे आप, वो सीए भी सरेंडर हो जाएगा, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट में उसने साइन एडजस्टमेंट के साथ अगर किए हैं तो उसको भी जेल हो सकती है। तो वह आपको कहना लग जाएगा आप सरेंडर करिए, आप नुकसान, आप तकलीफ मत पाइए। इसलिए कभी किसी को डेटा, टेली डेटा ईमेल से नहीं भेजें। भेजना है पेन ड्राइव में डालिए, पेन ड्राइव उसको पहुंचा दीजिए, थोड़ी 2 मिनट की तकलीफ होगी, लेकिन बाद में आपको इन चीज़ों का बड़ा आराम रहेगा। अगर आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी कैसे हो जाएगी ठीक। मैं यही आपको, आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आपका बहुत बहुत आभार। मैं आपने शांति से इसको समझा। इसमें मेरे लायक कभी कोई काम हो सर्च या सर्वे में, तो मैं आपको, हमारे जो पाठक, जो इसको पढ़ने वाले हैं दर्शक, उनको हमारी सेवाएँ, निःशुल्क सेवाएं प्रदान करने के लिए भी हम तैयार हैं। और हमें बड़ी खुशी होगी अगर हम किसी के कुछ काम आ पाए। मेरा मोबाइल नंबर इसी में लिखा हुआ है, ईमेल एड्रेस भी है। आप अपनी समस्याएं भेजिए, हम आपकी समस्याओं का जवाब देंगे और उसका कोई आपसे चार्ज नहीं है। आप निश्चित रहिए। प्रिलिमिनरी रूप से जो आप पूछेंगे उसमें हम कभी कोई चार्ज नहीं लेते। हम सेवा को उत्सुक रहते हैं। जय श्री राम।